जय हिंद बालकों। हम लोग अब नई लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पर। और आप तो जानते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। चाहे आप उसे फाउंडेशन के लेवल पर लें, 11th फाउंडेशन के लेवल पर लें, या फिर किसी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए लें, बड़ा इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है। करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको आयनिक के देखने के लिए मिल जाएंगे। टॉपिक भी इसके फिक्स्ड हैं। एक क्वेश्चन आपको पीएच से मिल ही जाएगा, वीक एसिड या बेस से। एक क्वेश्चन लगभग आपको बफर से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मिल जाएगा। और बाकी का एक क्वेश्चन आपका जो बाकी के टॉपिक हैं उनको लेकर के आ जाता है, जैसे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हो गया, आर्हेनियस थ्योरी हो गई। ठीक है, तो इन सब टॉपिकों से मिला करके एक मिक्स क्वेश्चन बनता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछे गए हैं। सो गाइस, हम ये कहेंगे कि आप लोग तैयार हो जाएं। इस चैप्टर को कुछ लेक्चर्स में हम लोग डिवाइड करेंगे और एक एक लेक्चर को जो बेसिक फंडामेंटल से होते हुए अप टू द अपर लेवल तक आएगा। चलिए, तो हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं आर्हेनियस थ्योरी के बारे में। एक्चुअल में जो साइंटिस्ट आर्हेनियस थे इन्होंने क्या किया कि अपने सारे जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट थे उनको एक पॉइंट वाइज अरेंज किया, और उन्हीं जो अरेंजमेंट मिलता है आपको पॉइंट्स का, उनको अगर एक साथ मिला करके लिख दिया जाए तो हम उसे किसके अंतर्गत जानते हैं? आर्हेनियस थ्योरी के अंतर्गत जानते हैं। दोस्तों, आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। नहीं, वो एक दूसरी चीज़ है और आर्हेनियस थ्योरी एक दूसरी चीज़ है। इनकी थ्योरी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्म यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या इमेज है इस इलेक्ट्रोलाइट की आपके दिमाग में? एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट टर्म जो इन्होंने यूज किया वो किसी भी कंपाउंड के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट, बशर्ते कि वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की क्षमता रखता हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को उन्होंने किसकी संज्ञा दिया, किसका नाम दिया? इलेक्ट्रोलाइट का। तो कहीं पर भी अगर हम इलेक्ट्रोलाइट टर्म यूज करें तो आप समझ जाइए कि ऐसा कंपाउंड जिसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हो, कैथोड या एनोड पर पास कराता हो या डिस्चार्जिंग करता हो, ऐसे कंपाउंड को हम किसकी संज्ञा देंगे, किसका नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइट का नाम देंगे। तो यहाँ 2 टर्म आता है। एक टर्म इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि आप NaCl ले लो, ये सॉल्ट की श्रेणी में आ गया। जैसे कि आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ये एसिड की श्रेणी में आ गया। NaOH KOH ले लो, ये बेस की श्रेणी में आ गया। लेकिन इनको मैं सॉल्ट, एसिड या बेस कहने की जगह एक ही टर्म बोल के निकल जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड क्या? आपका इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा टर्म जो इन्होंने यूज किया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट से हमारा मतलब ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता, इन कंपाउंड को इन्होंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट नाम दे दिया। जैसे अगर आप यूरिया ले लें, आप ग्लूकोज ले लें, आप सुक्रोज ले लें, और इनको वाटर में घोल करके अगर आप करंट पास कराएं तो किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो जब ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन यहीं पर अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो हम इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम 2 टर्म पे पकड़ बनाएंगे। एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइट, मैं फिर से बोल दूं, जिस कंपाउंड का सॉल्यूशन कंडक्टिंग नेचर का हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, जैसे एसिड, बेस या सॉल्ट आप कह सकते हो। और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो ऐसे कंपाउंड जिनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है उनको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। चलेगा? जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे, इसलिए क्या कहलाएंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। चलेगा? दूसरी बात जो इसमें आती है, अगला टर्म इसमें इस्तेमाल होता है इसी इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के,
स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो किन इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा और किन को वीक कहा जाएगा, चलेगा? तो मैं आपको बताऊं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कहलाए जो 100% आयोनाइज्ड होते थे, 100% आयोनाइज्ड, जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना था, 1 था, और परसेंटाइल डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना था, 100% था। ऐसे कंपाउंड को हम लोग किसके नाम से जाने, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। जैसे जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक नेचर के एसिड जो कि आमतौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग बेस, सभी प्रकार के सॉल्ट, सभी प्रकार के सॉल्ट से हमारा मतलब, सॉल्ट हमारे 4 प्रकार के थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, और समटाइम वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। तो सभी सॉल्ट भी किसके अंतर्गत आए, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आए। इसके बाद दूसरा टर्म इसमें यूज किया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा टर्म आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या ऐसा कंपाउंड जिसका कि सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 1 से कम था या परसेंटाइल अल्फा 100 से कम था, इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा गया। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में किसको रखा गया, सारे के सारे वीक एसिड। वीक एसिड आमतौर पे जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सब के सब क्या है, आपका वीक है। इसी तरीके से कुछ एक और भी एग्जांपल ले लिया गया, जैसे H2S हो गया, H2SE हो गया, ये सब भी वीक एसिड के अंतर्गत आए। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, फास्फोरस एसिड हो गया, इन सब को हम लोगों ने किस में रखा, आपका वीक एसिड की श्रेणी में रखा। तो ये वीक एसिड भी किसके अंतर्गत आए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत। इसी तरीके सारे के सारे जो वीक बेस हैं, जितने ऑर्गेनिक बेस हैं, सब के सब क्या है, आपका वीक हैं। पी ब्लॉक के मेटल के जो बेस हैं वो भी वीक हैं, डी ब्लॉक के हैं वो भी क्या है, आपका वीक है। तो ये सब के सब वीक बेस के अंतर्गत है। तो ये जो वीक एसिड और वीक बेस है, इसको किसकी संज्ञा दी गई, वीक इलेक्ट्रोलाइट की संज्ञा दी गई। आई होप दैट कि आप एक टर्म समझने में कामयाब हो गए, इलेक्ट्रोलाइट। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का था, स्ट्रॉन्ग और क्या, आपका वीक। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% आयोनाइज हो जाए अपने सॉल्यूशन में, या जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 1 रहे वो स्ट्रॉन्ग, और जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 1 से कम रहे वो क्या रहा, आपका वीक। ये टर्म हम लोगों ने डिसाइड किया किसके लिए, आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हम बात करेंगे किस पर, आर्हीनियस थ्योरी पर। अब हम लोग देखेंगे आर्हीनियस थ्योरी फॉर इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअल में आर्हीनियस साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाले थे और उन्हीं रिजल्ट को उन्होंने पॉइंट वाइज रख दिया, जिसे हम लोग आर्हीनियस थ्योरी के नाम से जानते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम ये टर्म क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आर्हीनियस साहब का था वो ये था कि एवरी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे जो सा इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर किसी सॉल्वेंट में लिया जाएगा तो वो अपनी सॉल्यूशन स्टेट में कुछ न कुछ पक्का अपने आयंस में क्या करेगा, आपका आयोनाइज होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये दिया कि एवरी इलेक्ट्रोलाइट हैव definite degree of ionization in given solution for given temperature। दिए गए टेम्परेचर में दिए गए सॉल्यूशन के लिए एक डेफिनेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा। ये पहला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था किसका, आर्हीनियस साहब का। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
solution of electrolyte is electrically neutral. Electrically neutral इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अगर कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले करके चलेंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। जैसे अगर मैं एल्युमिनियम सल्फेट लूं तो एल्युमिनियम सल्फेट 2 एल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एक एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है तो 2 एल्युमिनियम पर +6, एक सल्फेट पर -2 चार्ज है तो 3 सल्फेट पे -6, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिकली कैसा रहा आपका? न्यूट्रल रहा। चलेगा? तो दूसरा स्टेटमेंट इनका ये था कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तीसरा, इसके बाद उन्होंने बताया, जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट बाय नेचर इट मे बी एसिडिक, बेसिक और क्या आपका? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लेकर के है कि सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। जैसे अगर मैं सोडियम एसीटेट ले लूं तो सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बाय नेचर बेसिक होगा। यही मैं अमोनियम क्लोराइड ले लूं तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बाय नेचर एसिडिक होगा। यही मैं अमोनियम एसीटेट ले लूं तो इसका सॉल्यूशन नियरली न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, नियरली न्यूट्रल होगा। चलेगा? तो हम इन 3 पॉइंट नजर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। अगला इन्होंने जो डाटा बताया वो ये कि जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है भाई? आप लोगों ने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। था क्या ये प्रॉपर्टीज? कि जब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट को हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो बना हुआ सॉल्यूशन है ये इस सॉल्वेंट की तुलना में 4 जगह एब्नॉर्मेलिटीज को शो करता है। सबसे पहला, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है जिसे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। दूसरा, इसके घटने की वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जिसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और तीसरा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है जिसे हम लोग डिप्रेशन इन क्या कहते हैं? आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और चौथा, अगर दोनों सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करें और करने के बाद देखें तो सॉल्वेंट जो है मूव करता है सॉल्यूशन की तरफ। अगर इसको रोकना है तो हमें सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाना पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बना हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन इन चारों प्रॉपर्टीज को एक साथ शो करता है, इसलिए इन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो आर्हीनियस साहब का भी यही कहना था कि जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? आपका शो करेगा और हम इन प्रॉपर्टीज की सहायता से इस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।
पांचवी बात जो इन्होंने कही, आर्हेनियस साहब ने कही कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड लगाएं और करंट पास करें तो हमें केमिकल चेंजेस दिखाई पड़ेंगे कैथोड और किस पर, आपका एनोड पर। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन किसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रॉपर्टी को शो करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शो electrolysis on passing current in solution में करंट को पास करने पर ये काहे का फिनोमिना शो करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस का। यानी कैथोड और एनोड पर आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो पांचों पॉइंट हैं ये आर्हेनियस ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिए थे, जिसे हमने क्रम से लिख दिया और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, आर्हेनियस थ्योरी के नाम से जानते हैं। चलेगा, आर्हेनियस थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। अब आर्हेनियस में जो पहला पॉइंट था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एवरी इलेक्ट्रोलाइट हैव डेफिनेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन गिवन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। तो ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोलाइट के साथ, इसको अब हमें चेक करना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं इस बात को चेक करने के लिए कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एक्चुअल में रेशियो है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेकर के चल रहे हैं सॉल्यूशन में उसका डिसोसिएटेड मोल, और जितना आपने स्टार्टिंग में लिया था इनिशियल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। तो इस बात को हम एक इक्वेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। सपोज करिए भाई इन्होंने यही ना कहा था आर्हेनियस साहब ने कि हर इलेक्ट्रोलाइट का दिए गए सॉल्वेंट में दिए गए टेम्परेचर पर इन एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन एक डेफिनेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है। तो चलिए मान लीजिए हमने कोई एक वीक एसिड ले लिया ये, और ये वीक एसिड वाटर में जब जाता है तो आयोनाइज होकर के A- और H+ आयन दे रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि H+ आयन ना लेकर के हम क्या दिखाएंगे, आपका हाइड्रोनियम आयन दिखाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन के लेवल पर जो H आयन का कंसंट्रेशन है वही किसका कंसंट्रेशन मानते हैं, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन मानते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर हम इनिशियली इसके n मोल लें, और चूंकि ये एक्सेस में होता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसके 0 मोल होंगे। टाइम t बराबर t पर, t से हमारा मतलब है इक्विलिब्रियम का समय, तो उस समय इस वीक एसिड के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल बचेंगे, तो उसका भाई फॉर्मूला होता है इनिशियल मोल माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू रिएक्टिंग स्पीसीज। x को हम एक रिएक्टिंग स्पीसीज मानते हैं। अच्छा, तो यहां इसके कितने बनेंगे, 0 प्लस 1 इंटू एक्स, और इसके कितने बनेंगे, 0 प्लस 1 इंटू एक्स बनेगा। अच्छा, तो हम यहां पर ये रिएक्टिंग स्पीसीज के टर्म में लिखेंगे n-x मोल वीक एसिड के बचे, x मोल एनायन के बने और x मोल आपके H+ आयन के बने। तो अब बाय द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा क्या लिखोगे आप, डिसोसिएटेड मोल कितना है इसका x, इनिशियल मोल कितना लेके चले हो n, तो तुम यहाँ x की जगह पे क्या लिख दोगे अब, n अल्फा, यही ना। तो x की जगह पे अगर n अल्फा लिखोगे तो यहाँ आएगा n माइनस n अल्फा, ये n अल्फा और ये n अल्फा। क्लियर है मेरी बात। अब अगर
मैं मोल से कंसंट्रेशन पर आऊं, मोलरिटी पर आऊं, तो मोलरिटी या कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? आपका लीटर। अगर ये रिएक्शन V लीटर के कंटेनर में हो रही है, V लीटर के वॉल्यूम में हो रही है, V लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ V से डिवाइड करने पर सभी स्पीसीज का मोलरिटी या कंसंट्रेशन मिलेगा, और वो भी कहाँ का? इक्विलिब्रियम का। बोलो भाई। तो जब ये इक्विलिब्रियम का मिलेगा तो चूंकि हम इसको लिखेंगे n/v माइनस n अल्फा बाई v, n अल्फा बाई v और n अल्फा बाई v। तो यू नो दैट कि n/v को मैं c मान के चलूंगा, इनिशियल मोल बटे इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आएगा c माइनस c अल्फा और क्या आपका c अल्फा। एक्चुअल में बुक्स में वो यहां से स्टार्ट करता है, बट मैंने आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करके बताया कि c माइनस c अल्फा कहां से आया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इक्विलिब्रियम के समय एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम यहां पर इसका बचा हुआ कंसंट्रेशन c माइनस c अल्फा, ये c अल्फा और ये क्या आपका c अल्फा। तो अब अगर ये आ रहा है तो व्हाट अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, यही ना लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बटे कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। बोलो। तो चूंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इन वाटर, Ki इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू एनायन का कंसंट्रेशन गुणे H प्लस आयन का बटे वीक एसिड का आएगा। अब अगर हम ये डाटा पुट करें, यहां पर अगर हम लोग डाटा पुट करें तो एनायन की जगह C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा आएगा। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट पाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट निकल करके यहां से आ रहा है कि Ka इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस क्या आपका अल्फा। तो C से C कैंसिल, Ka इज इक्वल टू C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सिंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 माइनस अल्फा लगभग किसके बराबर होगा? 1 के, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, तो बहुत कम है, तो K बराबर हो गया C अल्फा स्क्वायर के। ये मोनो बेसिक एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला भी है। खैर, अगर हम यहां तक पहुंच गए तो एक बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे हम आने वाले हैं कि ये जो यहां से अल्फा स्क्वायर आएगा ये Ka बटे C होगा, जिस पर कि अल्फा रूट ओवर Ka/C होगा। इसे अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो हम लोग यहां पर एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट पर आएंगे कि अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर Ka अपॉन C की जगह नंबर ऑफ
इनिशियल मोल बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम गया ऊपर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड का, ये इनिशियल मोल है, तो ये दोनों कांस्टेंट है कि नहीं है, तो दो कांस्टेंट का रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी तुम कह सकते हो कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का तो अल्फा भी बढ़ेगा। इसी रिजल्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के रूप में इसको जानते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इंक्रीजेस। क्लियर है हमारी बात? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो ओस्टवाल्ड साहब ने निकाला। यही पूछा जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। चल जाएगा, बोलो भाई। चलिए तो अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो इसका एप्लीकेशन हम सबसे पहले देखते हैं वीक एसिड पर। किस पर देखेंगे, वीक एसिड पर। वीक एसिड में हम लोग बेसिकली दो प्रकार का लेते हैं। एक लेते हैं वीक मोनो बेसिक एसिड और दूसरा लेंगे हम लोग वीक डाई बेसिक एसिड। क्लियर है हमारी बात? तो सबसे पहले केस में आते हैं, केस फर्स्ट में, फॉर वीक मोनो बेसिक एसिड, for weak monobasic acid like acetic acid, formic acid, phenol, etc. ऐसे कंपाउंड। तो एक बात बताओ, सपोज करो मैंने एक वीक एसिड HA ले लिया, तो ये HA आयोनाइजेशन पर H प्लस और A माइनस एनायन देता है, चलेगा? टाइम t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन Cc, टाइम t बराबर T या इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट निश्चित तौर पर कुछ देर आयोनाइज होने के बाद एक स्टेट को ऑब्टेन करेगा, जैसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। वो स्टेट जिस पर सभी केमिकल चेंजेस या सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन बंद हो जाता है, सभी केमिकल स्पीसीज का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर होगा, फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप सेल रिएक्शन बनाएंगे तो ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। जितनी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी सब कांस्टेंट होंगी। तो इन सारी चीज़ों से हम पहचान जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, इक्विलिब्रियम पे खड़े हैं। तो इक्विलिब्रियम पर वीक एसिड का जो अनआयोनाइज्ड एसिड है उसका कंसंट्रेशन C माइनस सी अल्फा, कैटायन का C अल्फा, एनायन का C अल्फा। तो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल रिजल्ट हम निकाल ले जाते हैं। सबसे पहला रिजल्ट कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन C अल्फा, दूसरा रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनायन वो भी C अल्फा, और तीसरा रिजल्ट अगर हम इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालें तो अभी पीछे डिराइव किया है। क्या डिराइव किया है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, चलेगा? K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो हम यहाँ अगर HN कंसंट्रेशन पा गए तो हमको pH भी निकालना होता है, और हमारी NCERT वगैरह की बुक में इस टाइप के एसिड से pH निकालने के बड़े सारे सवाल दिए गए।
तो यहाँ से भाई पीएच अगर निकालना हो तो पीएच आप जानते हैं माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज H प्लस आयन, यही ना। तो यहाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको दिया है हाउ मच C अल्फा, बोलो भाई, यहाँ पे दिया हुआ है C अल्फा का वैल्यू, तो सीधे रख देंगे तो पीएच आ जाएगा। या आपके पास एक और भी रास्ता है, क्या रास्ता भाई, कि आप यहाँ से इस अल्फा को थोड़ा सा चेंज कर लें। एक बात बताओ, K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू K बाई सी स्क्वायर रूट में होगा। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा, तो C इंटू के ए बाई सी को अंदर भेज दो तो रूट ओवर K इंटू सी का स्क्वायर बाई सी, तो C से C कैंसिल हो गया, तो H आयन कंसंट्रेशन K इंटू सी आया स्क्वायर रूट में, बोलो भाई। तो अब अगर K इंटू सी आया तो मैं यहाँ से एक बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट में आ रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बेहद इंटरेस्टिंग रिजल्ट पे हम आ रहे हैं। क्या कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10। अब मैं इस H आयन कंसंट्रेशन की जगह लिखूंगा Ka इंटू सी की पावर 1/2, तो ये 1/2 इधर आ जाए अगर, तो ये आएगा लॉग बेस 10 m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n। माइनस को जरा अंदर भेज दो, तो pH इज इक्वल टू 1/2 माइनस लॉग बेस 10 K प्लस माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन। ये अब मैं आपको बताऊं, आयनिक में बड़े सारे मैथमेटिकल टर्म यूज होते हैं, बड़े सारे मैथमेटिकल टर्म यूज होते हैं। क्या मैथमेटिकल टर्म यूज होते हैं भाई? जैसे हम यहाँ टर्म यूज करेंगे के, या सॉरी यहाँ टर्म यूज करेंगे पी के, तो पी के का मतलब माइनस लॉग बेस 10 के, पी के डब्ल्यू माइनस लॉग बेस 10 के डब्ल्यू, पी के एच मतलब माइनस लॉग बेस 10 के एच, पी सी माइनस लॉग बेस 10 सी, पी के बी माइनस लॉग बेस 10 के बी। तो ऐसे ढेरों टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो माइनस लॉग बेस 10 के क्या कहलाएगा? पी के। तो पीएच आपका वीक एसिड के लिए, वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए काहे के बराबर होगा? हाफ टाइम पी के प्लस क्या आपका पीसी। ये तो इस फॉर्मूले की सहायता से अगर सवाल में पीके और पीसी दिया है तो सीधे पीएच आ सकता है, और नहीं तो हम एच आयन कंसंट्रेशन को निकाल करके तब इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सवालों पर आते हैं, एक दो सवाल करके देखते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा। तो हमने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, जो पीछे हमने आपको न्यूमेरिकल अप्रोच बताई है, उसको कैसे अप्लाई करना है। तो सवाल में ये पूछा है कि कैलकुलेट 10 टू द पावर -2 मोलर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन, जिसका K जो है वो 10 टू द पावर -5 है। आपको बताना है इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और pH क्या होगा। चलेगा? तो एक बात बताओ, क्या क्या दिया हुआ है हमको? सबसे पहले हमको कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर -2 मोलर, और दूसरा K दिया हुआ है कितना? 10 टू द पावर -5 मोलर, या सॉरी 10 टू द पावर -5। तो एक बात बताओ, अब हमें अगर मान लो pH निकालना है तो ये वीक एसिड है कि नहीं? तो
तो वीक एसिड अगर है और पीएच अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले एचाइन कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा बाई सी अल्फा स्क्वायर, या हम डायरेक्ट पीएच निकाल सकते हैं अगर हमको pKa और pC पता है तो एक बात बताओ, pKa और pC की अगर हम बात करें तो C पता है तो pC निकल आएगा कि नहीं? हाउ मच? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग बेस 10 10 टू द पावर क्या आपका -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 लॉग 10 बेस 10, तो वैल्यू कितनी हो गई आपका 1, तो कितना आ गया 2। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो मैं यहाँ से pKa निकाल सकता हूँ, क्या है माइनस लॉग बेस 10 के, तो ये आएगा माइनस लॉग बेस 10 10 टू द पावर -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 लॉग बेस 10, तो वैल्यू कितना हो गया 1, यानी ये कितना आ गया 5। तो हम दोनों ही डाटा निकाल रहा है, pKa का भी और pC का भी। तो pH तो निकल आएगा ना, कितना आ गया pH, हाफ टाइम 5 + 2 यानी 7/2 यानी कि 3.5। बोलो भाई, तो अगर pH मिल गया तो क्या हम एचाइन कंसंट्रेशन और उससे अल्फा नहीं निकाल सकते? या अगर हमको अल्फा निकालना है तो K = क्या होता है? बोलो भाई, अगर हमको अल्फा कैलकुलेट करना है तो K = C अल्फा स्क्वायर, तो K की जगह अगर 10 टू द पावर -5 है, C की जगह 10 टू द पावर -2 है, तो क्या मैं अल्फा स्क्वायर नहीं निकाल सकता? व्हाट अबाउट अल्फा स्क्वायर, 10 टू द पावर -5 बटे 10 टू द पावर -2 यानी 10 टू द पावर -3। तो अब अल्फा स्क्वायर = 10 टू द पावर -3, तो अल्फा, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो अगर तुमको इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इस पावर को तुम ऑड से इवन बनाओ, लाइक दैट 10 टू द पावर -3 को 10 × 10 टू द पावर -4 लिखो, तो करीब करीब 10 टू द पावर -2 बाहर आ जाएगा, और रूट 10 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो 3.04 की लपेट में आता है, चलेगा? तो हमें ये अल्फा मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ऐसे सवाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बेसिक लॉग अगर आपको आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर आप वीक मोनोबेसिक एसिड को सीख गए तो हम लोग डाई बेसिक एसिड पर आते हैं। डाई बेसिक एसिड पर आते हैं। हम लोग डाई बेसिक एसिड पर आते हैं। डाई बेसिक एसिड का मतलब डाई बेसिक एसिड से हमारा मतलब हो गया जैसे H2S है, ऑक्सैलिक एसिड है, मैलोनिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड है, इस टाइप के हमने एसिड ले लिए जिनको कि हम डाई बेसिक एसिड कहेंगे। ठीक है जी। तो इनको अगर हम ये कहें कि सपोज करिए हमने कोई डाई बेसिक एसिड लिया जो आयोनाइजेशन पर 2H+ आयन और A- आयन देता है, तो ऐसी स्थिति में जो एचाइन कंसंट्रेशन आएगा C अल्फा नहीं 2C अल्फा आएगा, लेकिन जो एनायन का कंसंट्रेशन आएगा वो C अल्फा आएगा। और जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है एसिड का, अब अगर आप देखेंगे तो 2C अल्फा की पावर 2 × C अल्फा बटे C1 अल्फा या C अल्फा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4C² अल्फा स्क्वायर × C अल्फा बटे C1 अल्फा। C से C कैंसिल हो गया, यानी 4C² अल्फा क्यूब
और ये 1 माइनस अल्फा, चूंकि वीक एसिड है तो 1 के बराबर आएगा। यानी हमें अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला किसी डाई बेसिक एसिड के लिए सिंगल आयोनाइजेशन पर क्या मानना पड़ेगा, सॉरी डबल आयोनाइजेशन पर हमको क्या मानना पड़ेगा, 4c² अल्फा क्यूब। तो क्या पीएच का वो पुराना फॉर्मूला रहेगा, नहीं, अब पीएच हमारा यहाँ से आएगा, चलेगा 2c अल्फा से निकल करके आएगा। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत बोलो भाई, नहीं। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो हम वीक एसिड के बाद ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का एप्लीकेशन वीक बेस पर देखेंगे। वीक बेस पर देखें, जैसे वीक एसिड के लिए डिराइव किया गया है वैसे ही वीक बेस के लिए भी डिराइव किया जाए। वीक बेस पर हम लोग आएंगे। वीक बेस में भी हमें 2 केस पढ़ने पड़ेंगे। पहला, फॉर मोनो एसिडिक बेस, और मोनो एसिडिक बेस से जैसे हमारा मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, इसकी बात कर। तो यहां पर अगर एक जनरल बेस को मैं BOS से दिखा दूं और आयोनाइजेशन पर B+ और OH- आयन दे, तो ध्यान रहे यहां पहले pOH कैलकुलेट होता है फिर pH आता है। अब टाइम t बराबर 0 पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है, तो टाइम t बराबर t पर इक्विलिब्रियम पर इसका बचा हुआ कंसंट्रेशन C- अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। तो यहां से जो रिजल्ट निकल करके आता है कि जो कैटायनिक पार्ट का कंसंट्रेशन होगा वो C अल्फा, जो OH- आयन का कंसंट्रेशन होगा वो C अल्फा, और जब Kb निकालोगे सिमिलरली जैसे हमने वीक मोनो बेसिक एसिड के लिए निकाला था तो वहां K निकला था, तो यहाँ क्या निकलेगा Kb, और Kb की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, C अल्फा²। चलेगा। जैसे वहां H आयन के लिए तुमने pH कैलकुलेट किया था, यहाँ pOH कैलकुलेट होगा, और अब pOH का जो फॉर्मूला आएगा हाफ टाइम PKb प्लस PC आएगा, ये आएगा हाफ टाइम PKb प्लस PC। और अगर सॉल्यूशन का pH निकालना है तो याद रहे किसी एक्वस सॉल्यूशन के लिए pH और pOH का सम हमेशा 14 होता है। तो pH जो आएगा वो 14 माइनस क्या आपका pOH आएगा। तो पहले pOH कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, pH। क्लियर है। मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल डेरिवेशन नहीं जाता क्योंकि इसका डेरिवेशन पहले वाला डेरिवेशन जैसा ही है, इसलिए मैं सीधे रिजल्ट पर आया। चलिए एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डील करते हैं, एक क्वेश्चन से अपनी बात को रखते हैं, समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आप pH बताइए 10⁻⁻² मोलर एक्वस सिल्वर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का आपको pH बताना है। तो पहले तो ये बताओ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, तो आप कहेंगे सर बेसिक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में कभी भी डायरेक्ट pH नहीं कैलकुलेट होता, पहले pOH कैलकुलेट होगा, फिर pOH से किस में आएंगे, pH में आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हमको यहाँ पर pOH निकालना है पहले, तो pOH होगा हाफ टाइम PKb प्लस PC। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन हमको दिया है, जो कंसंट्रेशन दिया है वो 10⁻⁻² मोलर, और जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट बेस का दिया है वो 10⁻⁻⁷। तो यहाँ से अगर हम PC निकालेंगे तो PC आएगा -log बेस 10⁻⁻², तो माइनस माइनस प्लस 10⁻10 यानी वैल्यू हो गई 1, यानी आ गया PC2। इसी तरीके से अगर हम PKb निकालेंगे तो वो आएगा -log बेस 10 Kb,
तो माइनस लॉग बेस 10, 10 टू द पावर -7, तो माइनस माइनस प्लस आ गया 7 लॉग 10 बेस 10, यानी वैल्यू 1, यानी पीकेबी कितना आ गया आपका 7 आया। तो एक बात बताओ, अगर हम पीओएच की बात कर लें तो हाफ टाइम पीकेबी 7 और पीसी 2, यानी कितना आ गया 9, यानी 4.5 चलेगा। तो व्हाट अबाउट पीएच, तो पीएच हो जाएगा 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस 4.5 करोगे तो करीब करीब 9.5 निकल करके आएगा। याद रहे, आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल लगाते समय एसिड का पीएच 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा 7 से कम होना चाहिए, और अगर बेस है तो उसका पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही है, और अगर इस कंडीशंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो समझिएगा कि सवाल का आंसर गलत है। तो फिलहाल आप वीक बेस में ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। चलिए अब इसमें हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर, किसी डाई एसिडिक बेस के केस में। फॉर डाई एसिडिक बेस, तो अगर हम डाई एसिडिक बेस में आएंगे, फॉर डाई एसिडिक बेस, तो डाई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इस टाइप का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इथाइलिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर हम इसको भी इस तरीके से दिखा सकते हैं। B is the hypothetical element, it is not the boron. B for the positive part of base. तो ये आयोनाइजेशन पर B+2 आयन और साथ में 2 OH- आयन। तो अब इसका अगर आप लिखेंगे तो व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन Cl, लेकिन व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, तो वो हो जाएगा 2Cl। एंड व्हाट अबाउट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb, तो जैसे एसिड के लिए निकल के आया था सिमिलर वैसा ही Kb के लिए निकल करके आएगा वीक के केस में 4C² अल्फा क्यूब। कर सकते हैं, थोड़े बहुत सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो डाटाबेस क्वेश्चन होते हैं, पुट द डाटा गेट द आंसर। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो बोलो भाई, चलेगा। अब हम लोग डील करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर जो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर में आते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर। तो देखिए जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को, वीक इलेक्ट्रोलाइट को सीधे अफेक्ट करता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या करेगा, आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर जो बॉन्ड होते हैं वो आसानी से टूटते हैं, और जितना बॉन्ड टूटेगा कंपाउंड अपने कंपोनेंट में उतना बढ़ता जाएगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा। चलेगा। अब बात आती है कंसंट्रेशन की, दूसरे फैक्टर की। तो जो कंसंट्रेशन है उसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है उसके ऊपर इन्वर्सली का इफेक्ट आप मान सकते हो। कैसे? कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घट गया, और कंसंट्रेशन घट गया तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ गया। कैसे पता? अरे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुमने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही ना। तो अगर डाइल्यूशन या सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या करेगा, घटेगा। कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ में इन्वर्सली का रिलेशन, तो अगर तुमने इसको बढ़ाया तो ये क्या कर गया, घट गया। और अगर ये घटा
तो ऐसी स्थिति में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या करेगा, आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका इसके साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का। तो ध्यान रहे, डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का डायरेक्टली का रिलेशन है, जबकि उसी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के साथ इन्वर्सली का रिलेशन है। चलेगा। अब बात आती है तीसरा फैक्टर, हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की सहायता से स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को पहचानते हैं। कैसे? अगर अल्फा 1 है, 100% आयोनाइज हो रहा, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर अल्फा लेस देन 1 है, 100% नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बोलेंगे। चलेगा। अब अगले फैक्टर पर आते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। तो अगर हम सॉल्वेंट के नेचर की बात करें तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ऐसी स्थिति में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर नॉन पोलर है या एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो ऐसी स्थिति में सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होगा। जैसे अपनी बात को रखें कि अगर हम नमक को वाटर में लें और इसमें NaCl का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा 1 रहे, यही नमक अगर हमारा बेंजीन में लिया जाए और इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा 2 रहे, तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन क्या, आपका अल्फा 2। चलेगा। अब बात आती है मिक्सिंग ऑफ आयन की। तो अगर हम आयन के मिक्सिंग की बात करें तो यहाँ दो प्रकार के बड़े ही पॉपुलर इफेक्ट आप पढ़ते हैं, एक जिसे आप कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट और दूसरा जिसे आप कहते हैं ऑड आयन इफेक्ट या कैप्चर आयन इफेक्ट। तो अगर हम ये कहें कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घट जाएगा, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बशर्ते कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम से कम एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या रहे, आपका कॉमन रहे। तो इस घटना को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घट जाएगा। और कॉमन आयन इफेक्ट है क्या कि इन प्रेजेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को उसमें मिला देते हैं जिसमें कि दोनों में कम से कम एक आयन कॉमन हो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घट जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। लेकिन यहीं पर अगर हम इसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के पर्टिकुलर आयन को पकड़ ले, कैप्चर कर ले, और कैप्चर करने के बाद दोबारा से वो आयन ना दे, तो ऐसी स्थिति में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घटना को कहते हैं ऑड आयन इफेक्ट या कैप्चर आयन इफेक्ट। क्या कहते हैं, कैप्चर आयन इफेक्ट। बोलो, चल जाएगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं जिसमें कम से कम एक कॉमन आयन है, तो ऐसी स्थिति में उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन घटेगा। और अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं जिसमें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के किसी आयन को कैप्चर कर ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। चलेगा। तो ये इफेक्ट था आयन की मिक्सिंग का। इसी चीज का इस्तेमाल हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिक रेडिकल को पहचानने में भी कर लेते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखिए तो जो बेसिक रेडिकल है वो कई ग्रुप में बटे हुए।
खास तौर से बात की जाए अगर सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल और फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल की, तो दोनों ही ग्रुप के बेसिक रेडिकल सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन दोनों का ग्रुप रीजेंट अलग अलग है। जैसे सेकेंड ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल है इसका ग्रुप रीजेंट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ Hc, जबकि फोर्थ ग्रुप का जो ग्रुप रीजेंट है वो है H2S इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ये यहाँ एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में H2S लिया गया और यहाँ बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में H2S लिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट पर कॉमन आयन इफेक्ट की सहायता से हम लो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन क्रिएट करते हैं, और यहाँ हम बेसिक बफर मीडियम लेकर के, बेसिक बफर सॉल्यूशन लेकर के हम कैप्चर आयन के थ्रू हाई सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन क्रिएट करते हैं। तो अगर लो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन पर बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो सेकंड ग्रुप का है, और अगर हाई कंसंट्रेशन पर प्रेसिपिटेट कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो किसका है? फोर्थ ग्रुप का है। यानी एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है कॉमन आयन इफेक्ट का और ऑड आयन या कैप्चर आयन इफेक्ट का। तो कुल मिलाकर के मिक्सिंग ऑफ आयन में आप इतना समझ सकते हैं कि कॉमन आयन अगर होगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का घटेगा, जबकि अगर कैप्चर या ऑड आयन अगर होगा तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट को सीख लिया, आर्हीनियस थ्योरी को सीख लिया, और कौन कौन से फैक्टर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं इस बात को सीख लिया। बोलो भाई, कोई दिक्कत? चलिए तो आप इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। जय हिंद।